वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले जो हम लोग पॉइंट पढ़े थे वो पॉइंट ध्यान रखेंगे। टॉर्क एक्सर्टेड ऑन a rectangular current carrying coil when it is placed in uniform magnetic field, उससे बाद वाला पॉइंट है ये। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्शन करने का काम करता है। इसके अलावा स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजरमेंट करने का भी काम करता है। क्लियर हो गया? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजरमेंट भी करता है, डिटेक्शन भी। जैसे हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर बात करें, मान लिया जाए किसी सर्किट में आप करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमको चेक करना है। तो हम गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल को सर्किट पे टच करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब करंट प्रेजेंट है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब करंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको? प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस टॉर्क। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करते हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। बहुत सारे पॉइंट पढ़ने हैं इसमें, हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो पॉइंट पढ़ना हमको कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, एक ये जो आप देख रहे हैं जो डार्क कलर में यहाँ पे, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक वायर को क्या किया गया, वाउंडेड किया गया। इस तरह से ऐसे वाउंडेड किया गया इसको। दे आर फिजिकली इन टच बट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। यानी एक क्या किया गया, एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर वायर को वाउंडेड किया गया इस वे में। जैसे कॉइल किसको बोलते हैं? वायर को आप मोड़ दो, सिंपल एक सीधे वायर है तो वायर बोलते हैं। अगर उसी को मोड़ दिया हमने तो वो कॉइल हो गया। तो हमने कहा कि एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर एक वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग, मोड़ रहे हैं। तो ये कॉइल बन गया। इसको मोड़ना है तो वायर का जो अपर एंड होगा वो अपर एंड किससे कनेक्ट होगा? कॉनकेव मिरर से, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से और टॉरिसन हेड से। यहाँ पे यानी अपर एंड ऑफ वायर कनेक्टेड विथ कॉनकेव मिरर, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड टॉरिसन हेड। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। ये जो अपर एंड ऑफ वायर है इसको हम लोग कॉनकेव मिरर से कनेक्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये जो कॉइल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चूंकि आप जानते हैं व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस टॉर्क। अगर ये कॉइल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये जो कॉनकेव मिरर है यहाँ से ऊपर से इसका डिफ्लेक्शन एंगल मेजरमेंट करेगा। कॉनकेव मिरर का बेसिकली काम क्या है कि वो डिफ्लेक्शन एंगल को मेजरमेंट करता है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, यहाँ पे यूज करते हैं वायर के रूप में। और टॉरिसन हेड क्या है, एक नट टाइप का जिसके थ्रू ये वायर कसा हुआ है। अब देखिए, लोअर एंड ऑफ वायर कनेक्टेड विथ हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये बाल की तरह, हेयर की तरह सॉफ्ट होता है और ज्यादा मोड़ने पे भी जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए इसका नाम है हेयर स्प्रिंग। यानी इट मींस अगर नॉर्मली हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बोले तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं ए वायर इज बॉन्डेड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर विच इज फिजिकली इन टच बट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। अपर एंड ऑफ वायर इज कनेक्टेड विथ कॉनकेव मिरर, phosphor bronze strip and torsion head, and its lower end connected with hair spring which is as soft as hair। अब यहाँ पे देखेंगे, अब चूंकि हमको एक चीज पता है पहले से, अब आएंगे इसके हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में इतना ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख दें काफी है। अब देखेंगे वर्किंग पार्ट की बात करें, वर्किंग पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप ऑलरेडी जान सकते हैं, पढ़ चुके हैं, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कॉइल जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। किसके कारण? चूंकि करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क प्रोड्यूस करता है और उस टॉर्क को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो हम जानते हैं वर्किंग में आते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, ऑलरेडी वी नो दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड,
inside the magnetic field it produce torque, it produce torque which is called deflecting torque। ध्यान से देखिए हम क्या बोले, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू होगा वो किसके बराबर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला NIAB साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा जो होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे तो वो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पे बात करें, मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेटअप इस तरह से ये, और आपका जो करंट कैरिंग वायर है बेसिकली उसका अगर एरिया की बात करें तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एरिया थीटा इज इक्वल टू अगर आप 90 डिग्री लेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, NIAB। एक इक्वेशन ये निकल गया। वर्किंग समझने के लिए ये पॉइंट समझना जरूरी था, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस टॉर्क। अब देखिए दूसरे टॉर्क को हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ से देखिए, मान लिया जाए इस वायर को हम क्या किए हैं, बार बार मूव कर दिए, तो जैसे ही मूव किए तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देना, देखिए ये रिवर्स घूम रहा है। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी चीज को आप मोड़िएगा, किसी चीज को जैसे ही ये, चूंकि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो टॉर्क के कारण ये जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे, तो आपका जो हेयर स्प्रिंग है या फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है ये ट्विस्ट करेगा और ट्विस्ट करने के कारण क्या होगा, ये भी एक टॉर्क ऑलरेडी उसमें भी डेवलप होगा, वो टॉर्क होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी स्ट्रिंग को आप बांधे छत के फ्लोर से और स्ट्रिंग को घुमाएं, तो आप जितना घुमाएंगे अगर जैसे ही छोड़ेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में उतना घूमेगा। इसका मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप मूवमेंट करेंगे उसको, तो उसके कारण एक टॉर्क ऑलरेडी डेवलप होगा, वो टॉर्क होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में, ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ हेयर स्प्रिंग due to twisting of hair spring and phosphor bronze strip, ब्रॉन्ज स्ट्रिप। अब देखिए इसके कारण क्या होगा, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग के ट्विस्ट होने के कारण इट ऑल्सो प्रोड्यूस टॉर्क, which is called restoring torque, It also produce torque which is called restoring torque, और restoring torque क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन एंगल के। restoring torque क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, restoring torque डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफ्लेक्शन एंगल के। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ हेयर स्प्रिंग एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप इट ऑल्सो प्रोड्यूस टॉर्क विच इज कॉल्ड restoring torque, and it is directly proportional to deflection. It is directly proportional to deflection angle. ध्यान से सुनेंगे,
यहाँ जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग के ट्विस्ट होने के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन एंगल। जितना ज्यादा आप, जैसे हम लोग जानते थे बचपन में चाबी वाला खिलौना आता था, जितना ज्यादा चाबी दोगे उतना ही तेज दूर भागेगा वो। सेम चीज है, जितना ज्यादा आप ट्विस्ट किए एंगल उतना ही एंगल के साथ वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो यानी टॉर्क इस केस में रीस्टोरिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल। जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपको के थीटा। अब एक चीज देखिए, ये चीज तो जानना आपको जरूरी है। मान लिया जाए यहाँ पे दो टॉर्क काम कर रहे हैं, मान लिया जाए किसी स्ट्रिंग की ही बात करते हैं, आप उसको मोड़ रहे हैं मोड़ते जा रहे हैं तो वो ट्विस्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा, एक पोजीशन जहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन घूम रहा है, अभी हम क्या किए, फैन में एक रस्सी बांध दिए, घूमते हुए फैन में, मतलब फैन में रस्सी बांध दो, इसके बाद उसका स्विच ऑन करो और एक हाथ से दूसरे रस्सी के दूसरे एंड को पकड़ो। जैसे ही आप पकड़ेंगे रस्सी के दूसरे एंड को तो कुछ समय तक क्या होगा, आपका फैन जो है घूमेगा। फिर एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पे या तो फैन रुक जाएगा या तो रस्सी टूट जाएगा, दो ही चीज है। फैन रुक जाएगा इसका मतलब ये हो गया, उस केस में आपका जो स्ट्रिंग के ऊपर, यानी स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग के ऊपर जो टॉर्क डेवलप हो रहा था रीस्टोरिंग टॉर्क, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल है। तो एक कंडीशन जो मैक्सिमम लिमिटेशन बोलते हैं, मैक्सिमम लिमिटेशन के केस में रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा। चूंकि अगर हम एक कंडीशन ये भी आता है कि ये टूट जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ग्रेटर है, सॉरी रीस्टोरिंग टॉर्क ग्रेटर हो गया किससे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस केस में हम मैक्सिमम की बात करते हैं, एट मैक्सिमम लिमिटेशन पे की बात करें तो उस केस में क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल होगा। ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, दोनों के वैल्यू को इक्वल करेंगे तो NIAB, चूंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू गिवन है NIAB इज इक्वल टू के थीटा। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे I का, I इज इक्वल टू के बाय NAB इंटू थीटा। ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू के बाय NAB इंटू थीटा, जहां पे के भी कांस्टेंट है, नंबर n है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पहले से फिक्स है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, ये ऑलरेडी पहले से फिक्स किया गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो आपको k काम कर रहा है वो भी कांस्टेंट का, n काम कर रहा है ये भी कांस्टेंट का, एरिया भी कांस्टेंट का और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट का। तो इस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो इसको हम लोग यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू, चूंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है तो g थीटा। हेयर g इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, हेयर g इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और G का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो G का वैल्यू बराबर होगा आपको K बाय NAB के बराबर। G का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो G का वैल्यू बराबर होगा K बाय NAB। इस तरह से आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर काम करता है। एक मिनट के लिए फिर से बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट का डिटेक्शन करता है और स्मॉल करंट को मेजरमेंट करता है। दूसरा प्रिंसिपल ये भी जाने हैं, अगर किसी ये बोलिए सिंपल कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क एक्सर्ट करेगा। इसके बाद वर्किंग की बात करें, चूंकि आप जानते हैं ऑलरेडी व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस टॉर्क, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके कारण ये आपको रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करेगा, मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो यहाँ पे हेयर स्प्रिंग और जो आपको फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है वो ट्विस्टेड होगा, उसके ट्विस्ट होने के कारण एक और टॉर्क डेवलप होगा, वो टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
डिफ्लेक्शन एंगल के, थीटा रिप्रेजेंट डिफ्लेक्शन एंगल, तो टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। अब एक कंडीशन जो मैक्सिमम लिमिटेशन का केस है, उस केस में रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे tan i ab इज इक्वल टू के थीटा, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, k बाय एन ए बी इंटू थीटा, और जहां पे के बी कॉन्स्टेंट है, एन बी कॉन्स्टेंट है, ए बी और बी बी, यानी ये टोटल टर्म कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग g लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू जी थीटा, हियर g इज कॉल्ड कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए ध्यान से, इसके बाद वर्किंग पॉइंट क्लियर हो गया। पहले हम करंट सेंसिटिविटी देखते हैं, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी, ध्यान से देखेंगे। अब बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की। तो एक चीज क्लियर हो गया यहाँ पे, हम करंट सेंसिटिविटी किसको बोलेंगे और क्या है ये चीज जानना जरूरी है। देखिए ध्यान से, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो पहला पॉइंट बात करें करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है, इसको IS से डिनोट करेंगे। और करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। क्या बोले, करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इट मींस थीटा, और पर यूनिट करंट का मतलब आई, तो IS इज इक्वल टू थीटा बाय आई। तो IS इज इक्वल टू थीटा मतलब इट मींस डिफ्लेक्शन एंगल, थीटा बाय आई का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए, तो K बाय एन ए बी इंटू थीटा, ये थीटा और ये थीटा रिमूव करेंगे तो IS इज इक्वल टू कितना हो गया, NAB बाय K। ये हो गया आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। और डिफाइन कैसे करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। अब बात करते हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, इसको हम लोग VS से डिनोट करते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, यानी VS वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी हैव टू रिप्रेजेंट थीटा पर यूनिट वोल्टेज यानी V। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, VS इज इक्वल टू थीटा, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे VS के जगह क्या होगा, थीटा बाय IR। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, VS इज इक्वल टू थीटा बाय I का वैल्यू पुट कर दो फिर से, K बाय NAB, तो K बाय NAB इंटू थीटा डिवाइडेड बाय I इंटू R। तो R यहाँ पे आ जाएगा, ये थीटा फिर से कटेगा, तो VS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NAB बाय KR। ये फॉर्मूला हो गया आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ये फॉर्मूला हो गया आपको करंट सेंसिटिविटी का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना है, वोल्ट मीटर में। ध्यान से देखेंगे, अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। यानी अगर गैल्वेनोमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, हम बात करें गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into voltmeter by connecting large value of resistance in series with it। यानी एक गैल्वेनोमीटर को आप क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर सकते हैं। कब, जब लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, मान लिया जाए ये एक गैल्वेनोमीटर है, ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस G है।
तो यहाँ पे इसमें करंट जा रहा है Ig यानी गैल्वेनोमीटर करंट, और यहाँ पे क्या किए, एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया R को। तो अब अगर हम बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो I का वैल्यू चूंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, सीरीज कनेक्शन है, वी नो दैट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन अमाउंट ऑफ करंट विल बी सेम। तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा उतना ही करंट रेसिस्टेंस में जाएगा। तो V बराबर Ig इंटू G प्लस R, चूंकि V बराबर I इंटू R होता है, ये गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है लार्ज वैल्यू ऑफ, तो दोनों को जोड़ दिए चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है। तो इस केस में एक फॉर्मूला आ गया, V बाय Ig इज इक्वल टू G प्लस R, और यहाँ से आप अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, देखिए गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को किसमें कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। ध्यान से देखेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर by connecting a small value of resistance, by connecting a small value, a small resistance in parallel, by connecting a small resistance in parallel with it। फिर से देखिए ध्यान से क्या बोले हम, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कब, when a small value of resistance is connected in parallel with it। अगर small value of resistance आप कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, चूंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछता है आप, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, पहले फिगर की बात कर ले। यहाँ पे ये आपको गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग शंट भी बोलते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है उस रेसिस्टेंस को शंट भी बोला जाता है, क्योंकि शंट जो है गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, यानी गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन का भी काम करता है शंट। शंट स्मॉल रेसिस्टेंस है जो ऑलवेज कनेक्टेड होता है कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो इसको एस से डिनोट करेंगे। मान लीजिए टोटल करंट है I, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ आप जान रहे हैं, इसमें अगर करंट गया Ig, चूंकि गैल्वेनोमीटर है तो Ig करंट जाएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा, I माइनस Ig, चूंकि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, ऐड कर देंगे Ig कट जाएगा, इस पॉइंट का नेमिंग A, इस पॉइंट का नेमिंग B। तो ध्यान से देखिए गैल्वेनोमीटर भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है, शंट भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल किसका है, शंट का। यानी पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट। पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर किसके बराबर है, पोटेंशियल ऑफ शंट। तो पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। तो I है आपको Ig, R का वैल्यू है G, और यहाँ पे IR, तो यहाँ पे I का वैल्यू है I माइनस Ig, और रेसिस्टेंस है आपको S, हमको चाहिए S का वैल्यू। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ig इंटू G बाय I माइनस Ig। यहाँ से आप आगे Ig डिवाइड करके भी आगे लोग फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन ये काफ़ी है। यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसको बोलते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लिया जाए, अब एक चीज देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर और रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच गैप डेवलप है। तो जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस केस में, जैसे मान लिया जाए ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है और ये करंट कैरिंग कॉइल रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने का यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये सॉफ्ट आयरन कोर और रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसको आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, यानी कहाँ पे, फिर से आप बोल रहे हैं
फिर से हम बोल रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर और रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच, यानी ये एरिया जो हम लाइनिंग कर रहे हैं, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके बीच? सॉफ्ट आयरन कोर और रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच। जब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उसको टॉप व्यू से, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से, यहाँ से आप देख रहे हैं, टॉप व्यू से देखेंगे तो ये कैसा दिखता है। हम फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल है, इसको आप नॉर्थ पोल दिखाइए। यहाँ पे साउथ पोल है, इसको साउथ पोल दिखाइए, ये साउथ पोल है। और जब हम किसी ये जो कॉइल, जो मूविंग कॉइल है, इसको अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो मूविंग कॉइल को अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो ये कैसे नजर आता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नजर आएगा कि रेक्टेंगुलर कॉइल और किसके बीच, रेक्टेंगुलर कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर के बीच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे जाके खत्म हुआ। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे खत्म हुआ। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे खत्म हुआ, इस तरह से। यानी इट मींस वी कैन से दैट ऑल द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passes through its center and behave like as a radius। क्या बोले? all the magnetic line of force passes through its center and behave like as its radius। यानी ये इस तरह से दिखता है कि सारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से आया और साउथ पोल में एक सेंटर से होके सारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कर रहा है? पास कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो दिखने में ऐसा, जैसे एक सेकंड के लिए देखिए, अगर आप मल्टी कलर कोई प्लेट है उसको आप एकदम रोटेट करो, ऊपर से देखो तो व्हाइट दिखेगा, सेम चीज वो है मल्टी कलर, दिख रहा है व्हाइट, तो यहाँ भी वही होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट हो रहा है वो दिख रहा है ऐसा कि ऑल द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड बिहेव लाइक एज अ रेडियस, बट the actual path of magnetic line of force is not given, is not shown in this time। तो हम क्या बोले? एक्चुअल पाथ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का वो नहीं दिखता। तो एक्चुअल पाथ होता कैसे है? एक्चुअल पाथ इसका ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ये आपको नॉर्थ पोल और ये आपको साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक्चुअल पाथ होता है ऐसा बिल्कुल, यहाँ पे ये दिखा, ये देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से गुजरा और साउथ पे जा रहा है बिल्कुल, लेकिन ऐसे जा रहा है, ये पाथ है, कहीं पे कट नहीं कर रहा है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, ये डॉटेड लाइन से ऐसे, ये साउथ के पास ऐसे, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे, ये ऐसे निकल रहा है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, ये ऐसे निकल रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, ये ऐसे निकल रहा है। यानी इस तरह का फिगर होता है और इस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ा सा हम बोल देते हैं। व्हेन वी सी द टॉप व्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर, देन मैग्नेटिक फील्ड exerted between soft iron core and rectangular coil looks like as all the magnetic line of force passes through its center and behave like as its radius, but the actual figure of magnetic line of force are explained in figure 2। This phenomenon is called radial magnetic field। ये था आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं और आज आप लोग का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज बस इतना ही।